अब हम लोग कुछ कोर्स ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अपनी चीज़ों को किस तरीके से लेके चलेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ एडीएफ का जो स्ट्रक्चर है उस चीज़ को हम लोग शेयर करेंगे कि इसका बैकएंड के ऊपर एडीएफ वर्किंग कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली हम लोग अगर कोई भी फ्रंट एंड से कोई भी यूज़र कोई कमांड हिट करता है, किसी बटन के ऊपर क्लिक करता है, कोई अपडेट की क्वेरी चलाता है या कोई डाटा फेच करता है, तो बैकएंड के ऊपर उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो कैसे वर्किंग करता है, हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न को देखेंगे। एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत फेमस है। ये हम लोगों को एक तरीकाकार बताता है कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये एक जो हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उन लोगों ने इस तरीका को एक उन्होंने एक हम लोगों को एक पैटर्न बताया हुआ है वर्किंग करने का, अपनी चीज़ों को मैनेज करने का। तो उस चीज़ को इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एडीएफ के अंदर, जो एडीएफ फ्रेमवर्क है उसके अंदर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हम लोग जब भी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन का जो वर्किंग स्टाइल है वो एमवीसी के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंड करता है और कितना ज़्यादा मिलता जुलता है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि एमवीसी एडीएफ के अंदर उसको कैसे इंप्लीमेंट इन लोगों ने किया हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो एडीएफ फ्रेमवर्क है वो बेस करता है एमवीसी के ऊपर। एमवीसी एक डिज़ाइन पैटर्न है। अभी अगर आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं भी पता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम लोग बाद वाली आने वाली स्लाइड्स में, बाद में आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें एमवीसी को सेपरेटली मैं बताऊंगा कि इसमें काम करने का तरीकाकार या इसमें जो चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं वो किस तरीकाकार के तहत करते हैं, और एडीएफ के अंदर हम लोग उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है और कैसे हम लोग देखेंगे कि एमवीसी को एडीएफ के अंदर उन लोगों ने कैसे हैंडल किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एडीएफ मॉडल लेयर होगी। बेसिकली जो एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न है इसका पर्पस ये होता है कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट मॉडल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो उसमें हर मॉडल के ऊपर स्पेसिफिक डेवलपर्स होते हैं, वो उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, जो चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो एडीएफ के अंदर जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है वो मॉडल लेयर, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। ये 5 बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं, वो बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, हर एक कंपोनेंट का क्या पर्पस है और किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोगों ने मॉडल लेयर के अंदर कस्टमाइजेशन करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग चीज़ें सारी डिटेल में देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना है, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, कोई भी चेक्स लगाते हैं हम लोग, वैलिडेशंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर CNIC है तो वो 13 डिजिट का होता है। अगर हम लोग उसके अंदर डैशेस को भी इंक्लूड कर लें तो 15 डिजिट बनते हैं। तो हम लोग ये एक चेक लगा सकते हैं कि क्या यूज़र ने मोर देन 15 डिजिट तो नहीं इंटर कर दिया। अगर उसने इंटर कर दिया तो उसको एक पॉपअप मैसेज दिखाएं या एक उसको यूज़र को बता सकें कि आप लोग एक गलत CNSE को इंटर कर रहे हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी वैलिडेशंस होती हैं। लाइक आप अगर फ़ोन नंबर है या आपका ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस क्या है, यूज़र ने प्रॉपरली उसको इंटर किया है कि नहीं किया, उसने @ साइन डाला है कि नहीं डाला। तो ये सारी जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग चेक या कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग मॉडल लेयर के अंदर अप्लाई करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग मॉडल लेयर के अंदर ही क्यों अप्लाई करने की ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है यूआई कंपोनेंट्स। सबसे पहले मॉडल लेयर, फिर मॉडल लेयर के बाद हम लोग यूआई कंपोनेंट्स की तरफ जाएंगे। हम लोग अपने एंड यूजर्स के लिए फॉर्म्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, डैशबोर्ड को कैसे डिज़ाइन करते हैं, रिपोर्ट्स को कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यूआई कंपोनेंट्स में देखेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है टास्क फ्लोज। टास्क फ्लो बेसिकली एक यूआई कंपोनेंट का ही पार्ट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर हम लोग यूआई को डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली लिखा है। हालांकि ये एक यूआई कंपोनेंट ही है, लेकिन टास्क फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
इसको अंडरस्टैंड करना, तो हम लोग इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे, बड़ी इसको डिटेल में देखेंगे कि इसके ऊपर हम लोग कैसे वर्किंग करते हैं। फिर हम लोग CSS और टेम्पलेट्स को देखेंगे कि अगर हम लोग अपनी यूआई को थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहते हैं और टेम्पलेट्स को कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। टेम्पलेट्स मतलब कि अगर हम लोगों ने कोई एक टेम्पलेट बना के रख ली है और मल्टीपल फॉर्म्स के ऊपर उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। और बाद में फिर हम लोग जब ये सारे काम कर लेंगे, फिर हम लोग आएंगे सिक्योरिटी की तरफ, जो कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अगर अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। हम लोग किसी यूज़र को अथेंटिकेट हुए बगैर एप्लीकेशन में इंटर नहीं होने देंगे। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको एक प्रॉपर यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है, और फिर आप लोग अपने होम पेज के ऊपर जा सकते हैं, फिर ही आप लोग अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर सिक्योरिटी के उस मैकेनिज्म से नहीं गुजरेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। फिर एट द एंड जब हम लोग ये सारी चीज़ें कर लेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोगों ने जो एप्लीकेशन को बनाया है तो उसको अगर हम लोग किसी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास वेब एप्लीकेशन होती है, तो वेब एप्लीकेशन लाजमी बात है कि किसी ना किसी सर्वर के ऊपर ही डिप्लॉय होकर उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है, ये वेब एप्लीकेशन है। तो वेब एप्लीकेशन जो होती है वो हम लोग सर्वर पर डिप्लॉय किए बगैर एक्सेस नहीं कर सकते।